नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे तमाम दर्शकों को मालूम है कि इस वक्त देश के कई राज्यों में सरकार की जो अग्निपथ योजना है उसके विरोध में हिंसा का वातावरण है। कई ट्रेनों में आग लगाई गई है, 300 से ज्यादा ट्रेनों को नुकसान पहुंचा है, उनके रास्तों को बदला गया है। हालांकि सरकार ने इस आंदोलन की संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ बदलाव का भी ऐलान किया है। जैसे आज बदलाव का ऐलान करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं और असम राइफल्स हैं, उसमें 4 साल के बाद जो अग्निवीर रिटायर करेंगे उनके लिए 10% का रिजर्वेशन होगा इन नौकरियों में। क्या इसका कुछ असर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो योजना है, ये योजना सेना के हित के लिए अच्छा है, युवाओं के लिए अच्छा है। ऐसे में इसका विरोध उचित नहीं है। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है दरअसल ये जो विरोध है ये कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा प्रायोजित विरोध है सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा सवाल, ये सवाल इस बात को लेकर ये है कि पिछले 8 सालों में कई ऐसे वाकया हैं जब सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए गए हैं या बड़े कदम उठाने का दावा किया गया है और उसका जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है या उसका ऐसा रिपरकशन देखने को मिला है जिससे लगता था कि सरकार ने कहीं जल्दबाजी में तो कदम नहीं उठा दिया। इसका सबसे पहला उदाहरण है नोटबंदी। अचानक ऐलान हुआ और पूरे देश में हाहाकार मच गया। 100 से ज्यादा लोग लाइनों में, उनकी डेथ हो गई। जीएसटी को भी आनंद फानंद में लागू किया गया, उससे बहुत व्यापारियों को नुकसान हुआ। लॉकडाउन अचानक लागू हुआ, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर पैदल चलते हुए दिखाई पड़े। इसी के साथ साथ किसान जो फार्म लॉस थे उनको लागू किया गया। लागू करने के बाद तकरीबन 1.25 साल तक किसान आंदोलन पर बैठे रहे, सड़क पर बैठे रहे। पूरे देश लेवल की पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। शाहीन बाग सीए का कानून लाया गया और उस पर भी काफी बड़ा आंदोलन हुआ। और अब जो है ये 4 साल का जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के काम करने के तौर तरीके में ही कोई दिक्कत है जिसकी वजह से या तो अपनी बातों को समझा नहीं पा रहे हैं या ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जो लोग समझ नहीं रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर और देश के जाने माने पत्रकार, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रसिद्ध प्रभु चावला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, ये जो इमीडिएटली जिस तरीके से अग्निपथ योजना का विरोध इस वक्त देश में हो रहा है, सबसे पहले तो उस पर आपका नजरिया क्या है? क्यों विरोध हो रहा है और क्या ये विरोध जायज समझते हैं या लोग सरकार की नीतियों को समझ नहीं पा रहे हैं? जी, तो ये अग्निवीर योजना जो बनाई गई है उसने एक किस्म से सारे देश के अंदर अग्निपथ बना दिए हैं। लोगों ने आग लगा दी। जिन लोगों को लगा कि योजना ठीक नहीं है, उनको पूरी तरह से समझाया नहीं गया या समझ नहीं पाए। उनको जो समझ में आया उस हिसाब से, हाँ, अपोजिशन वाले तो अपना फायदा उठाएंगे। उनका काम है कि सरकार कोई भी गलत काम करे तो उसका फायदा उठाना अपोजिशन अपना राइट समझती है, चाहे उससे हिंसा भड़के। कि जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टियां इस देश के अंदर कम होती चली जा रही हैं, वो एक्सेप्शन है। सारी की सारी पार्टियां इररिस्पॉन्सिबल हैं, कोई एथिक्स नहीं है, कोई कोई इनके अंदर ग्रुप वो नहीं है। ग्रुप कह सकते हैं कि सोच जो काम कर रहे हैं उससे देश को कितना नुकसान होगा। राजनीतिक लाभ के लिए हर पार्टी अपने आप काम कर रही है। ये एक विडंबना है देश के अंदर, जिसको हमारी वजह से सफर करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अग्निवीर जो योजना आई है 1.5 साल की सूचना के बाद, सोचने के बाद सब चीज किया गया। सवाल ये उठता है कि आज का युवा इस देश के अंदर नाराज क्यों है? 14% अनएम्प्लॉयमेंट इस देश के अंदर है। और प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने जब आए थे सत्ता में कहा था कि 2 करोड़ नौकरियों को किया जाएगा, उसमें नौकरियां दी नहीं गई। उसके बावजूद देखते हैं कि रेलवे में, सरकारी बाकी जो जितने भी संस्थान हैं उन सब में नौकरियां खाली पड़ी हैं। तो उनको भरने की योजना बनाई नहीं गई। आपने सडनली जो है, जहां पर 10 साल का प्रोग्राम होता था या वहां का जवान 35 साल के अंदर रिटायर होता था, वहां पर आप बिना समझाए उनको कि इसका फायदा क्या है कि 17 के बाद 21 के बाद अपने घर चले जाइए आप। ये एक योजना इतनी जल्दी उतरती नहीं है दिमाग के अंदर कि 17 साल की नौकरी में आपने उनको ट्रेनिंग दी और 4 साल के बाद कहा कि आपको 40,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, 11 लाख रुपए अपने हाथ में पकड़िए चले जाइए। दिखता अच्छा है, हो सकता है इसके पीछे लायदा हो, परंतु योजना जो इस देश के अंदर आजकल बन रही हैं उसके अंदर मेरे को लगता है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसके अंदर आदेश के बाद सोचना बंद हो जाता है कि वो लोग अपना आदेश मिल जाता है कि ये करना है। और सवाल ये है कि मेरा ये कहना हो सकता है सच है कि नीति आयोग नाम की एक चीज बनाई गई थी
नीति आयोग का हर जगह यही है कि हर गवर्नमेंट को वो अपने आप को एक कॉर्पोरेट हाउस समझ लेती है, इसकी बैलेंस शीट हमको ठीक करनी है। हम मिलिट्री जो है, हमारी आर्म फोर्सेस भी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, इसकी बैलेंस शीट में कितना नुकसान हो रहा है उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, ये तरीका एक सोचने का माइंडसेट ही खराब है। क्योंकि मेरे को लगता है कि पेंशन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है बढ़ती है, सारे प्रदेशों में बढ़ती है, हर देश के अंदर बढ़ती है पेंशन, क्योंकि देश के लिए लोग मरने के लिए जाते हैं, उनका फ्यूचर भविष्य में ठीक रहे, उनको पैसे मिलते रहे, एक उनके लिए किया जाता है कि वो देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, गोली खाने के लिए तैयार है। अगर आपको लगता है कि कोई बर्डन देश के अंदर होता है, रिफॉर्म होने जरूरी है, बहुत सच है, तो उसको रिफॉर्म करने का तरीका ये नहीं कि आप उसको 21 साल के बाद कहें कि सड़क पे चले जाइए। पहले तो आपने अनाउंस कर दिया, फिर आप जो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने बाकी स्कीम अनाउंस की, उसके ऊपर बाद में आऊंगा। पर मेरे का मतलब यह है कि जो जो भी योजनाएं बजाई जाती है, जैसे जीएसटी है, एक अच्छा कदम था, जिससे कि सारे देश के अंदर एक देश एक टैक्स होना चाहिए, परंतु उसके बाद आज तक 1000 से ज्यादा अमेंडमेंट आज भी इश्यू हो चुकी है। इसका इनको पता नहीं था कि क्या इंप्लीमेंट करना है, कैसे करना है। आप कह रहे हैं कि जो रुपए का जो सर डिमोनेटाइजेशन किया वो पहले से खैर अनाउंस नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सीक्रेट रहना जरूरी था। परंतु मेरे को लगता है लैंड रिफॉर्म बिल जैसे आया था उसको भी विड्रॉ करना पड़ गया था, किसानों के जो 3 एक्ट आए थे वो भी आपने अनाउंस कर दिया, उसके बाद विड्रॉ करने पड़ गए आपको। तो सरकार के अंदर मैं कह सकता हूँ नीयत ठीक हो सकती है, सरकार के अंदर की रिफॉर्म्स होना चाहिए कि मोदी जी हमेशा नई चीजें करने में विश्वास रखते हैं, अपने कन्वेंशन में विश्वास नहीं करते हैं, किसी प्रैक्टिस में जो अपने आप को एक नए मापदंड खड़े करते हैं, अपने नया तरीका करते हैं। तो ये अग्निवीर जो बनाया गया था इसलिए कहा कि हमने एम्प्लॉयमेंट देनी है। आप 40,000 45,000 लोगों को एक साल के अंदर लेंगे, 1,80,000 लोग लेंगे, 18 महीने के अंदर कितने लेंगे, उससे क्या होगा इस देश के अंदर। अगर लेना भी था तो किसी तरीके से एक पहले उसके ऊपर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया जाता, 21 साल के बजाय आप 8 साल कर लेते, 12 साल कर लेते, 21 साल के बाद लोग। अब क्या है कि पहली बार इस देश के अंदर हुआ है कि आर्मी के यूनिफॉर्म लोग टीवी के ऊपर आकर के डिफेंड कर रहे हैं। पब्लिक और आर्मी जनरल के बीच में डायरेक्ट संपर्क कर देना ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कल को गाली देनी हो कि लोग आर्मी जनरल को गाली देना शुरू कर देंगे। आर्मी के प्रति जो हमारी निष्ठा है, अगर उसको आप पब्लिक में उतार करके गवर्नमेंट के फैसले को डिफेंड करने के लिए खड़ा करेंगे, ये उचित नहीं है किसी देश के अंदर कि एक डेमोक्रेसी के अंदर सिविलियन को डिफेंड करना चाहिए। राजनाथ जी करें या डिफेंस सेक्रेटरी करे या कोई और करे, नहीं जी हमने मिलिट्री अब एक एक्सप्रेशन क्या दिया बाबू ने, ये तो मिलिट्री डिपार्टमेंट हेडेड बाय मिलिट्री पर्सन ने फैसला लिया है, यानी कि जो गलतियां हैं आप मिलिट्री की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक बात हो रही है जो हो रही है इसके ऊपर, क्योंकि आपको जो फैसला करना चाहिए कि 21 साल के बाद लड़का क्या करेगा, ये उस प्रेस रिलीज के साथ में आना चाहिए था, वो बाद में क्यों आया। अब किसी ने कहा, मैं कल सुन रहा था कि आदमी किसी बीजेपी स्पोर्ट्स पर्सन ने लड़ाई करते हुए कहा कि जिन लोगों को नहीं पसंद है नौकरी नहीं जाए। तो इस तरह की एरोगेंस भी गलत लगती है कि उन्होंने टीवी कर कहते अगर आपको नहीं आता मत जाइए नौकरी लेने के लिए। परंतु जो लोग पिछले 3 साल से टेस्ट दे रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, उन लोगों को सडनली आपकी टेस्ट कैंसिल, आपसे भर्ती दोबारा से होगी। तो ये जो सेंसिटिविटीज हैं इसका फीडबैक शायद लोगों को मिल नहीं रहा है। मेरे को लगता है नीति आयोग में कुछ बाहर से पढ़े हुए लोग आते हैं, वो हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को एक कॉर्पोरेट एंटिटी डील करते हैं, वर्टिकल डील करते हैं कि इसका खर्चा कैसे कम करना है और लोगों के ऊपर बर्डन कैसे पास करना है, ताकि गवर्नमेंट का डेफिसिट जो है, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डिसाइड करते हैं कि डेफिसिट जो है 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसको कैसे कम करना है। सोच ये है कि खर्चा सरकार का कैसे कम करना है, ना कि ये कि लोग के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिव कैसे किया जाए। एक सोच में परेशानी है, उस सोच के नारे योजनाएं अच्छी है सारी की सारी कि अग्निवीर एक ऐसी चीज है पर लंबे समय के लिए होनी चाहिए थी। अब किसी ने कहा कि हम पुलिस में भर्ती कर देंगे, अरे भाई आर्मी के माइंडसेट का आदमी जिसके हाथ में बंदूक देंगे उसको आप पुलिस का हैंडल सिविल लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में पकड़ा देंगे, उसका माइंडसेट क्या होगा, गोली मारो पहले। ये सब नहीं एक्सेप्टेबल है। उनको आप बीएसएफ में भेज सकते हैं, वैसे पैरामिलिट्री फोर्स जिसको दुश्मन को देखते ही गोली मारना है उसको आप पुलिस में भर्ती कर देंगे, उसका माइंडसेट ही नहीं है। मतलब डिफेंस भी जो आ रहा है कई बार हास्यात्मक है, बड़ा रिडिकुलस है जी। परंतु आर्मी के अंदर पेंशन कम होनी चाहिए, ठीक बात है, किस तरीके से होनी चाहिए इसके ऊपर विचार होना चाहिए। पर आर्मी को आप टेम्पररी पार्किंग प्लेस नहीं बना सकते कि 4 साल के बाद। अब असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि असम के जितने लोग होंगे मैं सारे के सारे पुलिस में ले लूंगा। ये जो आफ्टर थॉट आ रहा है उससे और बड़ी परेशानी होती है कि गवर्नमेंट का विश्वास गर्म होता चला जा रहा है। कोई विश्वास क्यों करेगा हमारे साथ, क्या होगा। जो पहले रिटायर्ड हमारे आर्मी के लोग हैं उनमें से कितने लोगों को नौकरी मिली, जो 35 साल के बाद में रिटायर होते हैं उनमें से कितने लोगों को नौकरियां मिली जी। पेंशन मिल रही है बेचारों को, इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन जो मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट बना हुआ है उसका आकर देख लीजिए। तो मेरा कमेंट कहना मतलब फीडबैक इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसके ऊपर एक ड्राइंग बोर्ड के अंदर
डिस्कशन होना चाहिए। सरकार के अंदर जितने नए फैसले हो रहे हैं वो बिना इम्प्लीमेंटेड कैसे होगा, सब स्टेक होल्डर को मिला करके, वो चिंता का विषय है, ना कि ये कि अग्निवीर हो, चाहे किसान एक्ट हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हो। ये अपने आप में अच्छे स्टेप हो सकते हैं, परंतु एक ही व्यक्ति या एक ही ऑफिस इसके ऊपर काम करेगा, काम तो अच्छा करेगा, परंतु बाकी के लोग भी उसके साथ जुड़ करके काम करें। देश के अंदर कलेक्टिव ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप की जरूरत है। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। पहली बात तो आपने ये कहा कि दरअसल ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं माइंडसेट की प्रॉब्लम है। फिर आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से सेना के प्रमुख को इसमें उतारा गया है, दो उदाहरण मेरे पास है। एक तो नेवी के चीफ को, जो कई टीवी चैनल्स जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया है, फिर उसके बाद वायुसेना के प्रमुख इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बजाय जो सेना के प्रमुख है उनकी जगह अगर डिफेंस मिनिस्टर अगर इसको डिफेंड करते या जनता को समझाने की कोशिश करते तो ज्यादा बेहतर होता? तुम्हारी आवाज थोड़ी कम होती जा रही है, पता नहीं कारण क्या है। आपको मेरी आवाज अब साफ आ रही? तुम हाँ बोलो। अब आपको आवाज आ रही साफ? हाँ हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि जो आपने ये सवाल उठाया है कि बजाय सिविलियन यानी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, बजाय जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनको सामने आके डिफेंड करना चाहिए था या उनको सामने आके एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी चाहिए थी। उसकी बजाय जिस तरीके से नेवी चीफ को उतारा गया या एयर चीफ को उतारा गया, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको लग रहा? मैं प्रॉब्लम नहीं कर रहा, ये प्रोटोकॉल की बात है, क्योंकि आर्मी को हमेशा बॉर्डर पे खड़ा रहता है, वो देश को बचाने के लिए, ना कि पब्लिक देश के अंदर क्या हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है उसको शांत करने का काम उनका नहीं है। सिविल अगर वायलेंस हो रहा है उसका काम है पुलिस के लोग करें, पॉलिटिकल लोग करें। मेरे को लगता है कि राजनाथ जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर है वहाँ, या उनका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है, या डिफेंस सेक्रेटरी है, या बाकी लोग इनके डिफेंस एडवाइजर्स हैं, जो सिविक में जो लोग हैं, सिविल चीज को बोलते हैं हम लोग, उन लोगों को जाकर के जनता से बात करें, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको सॉल्व करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये था, एक तो जवान हमारे होने चाहिए, क्योंकि एवरेज एज जो है आर्मी के लोगों का कहना कि 35 साल की हो रही है, उसको हम कम करना चाहते हैं। परंतु पिछले 3 साल के अंदर आपने भर्ती बिल्कुल बंद कर रखी थी। अगर आपने भर्ती बंद की है तो उसके जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको डिफेंड करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आर्मी के बजाय राजनाथ जी करते हैं। उनकी साख भी अच्छी है, उनको बातचीत भी करनी चाहिए थी। अभी भी उन्हीं को लोगों को, मिलिट्री वाले लोग जो है टीवी चैनल एंकर्स को बुला करके उनसे बात कर रहे हैं। ये बात थोड़ी पचती नहीं है कि डिफेंस के लोगों को सिविक मामले के अंदर पढ़ना। उन्होंने फैसला लिया होगा उनका, क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि ये फैसला पॉलिटिकल नहीं है, ये फैसला मिलिट्री है। आप डाइवर्ट मत करिए, आपने फैसला लिया है, पॉलिटिकल लीडरशिप का फैसला है कि कैबिनेट ने फैसला है, कैबिनेट के अंदर सारे के सारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो उनको जिम्मेवारी ओन करनी चाहिए। फैसला मैंने किया, चाहे आपने रिकमेंड किया होगा, फैसले मैंने किया, बट स्टॉप्स ऑन माय टेबल। आप आकर कहिए ठीक है भाइयों, हमने ये फैसला किया है, हो सकता है कि त्रुटियां रह गई हैं उसके अंदर, आप आके हमारे को एक्सप्लेन करिए, हम आपकी बात सुनेंगे और अमेंडमेंट करेंगे जैसे आप करते आ रहे हैं। जब तक ये इम्प्लीमेंट होगा तब तो पता नहीं कितनी अमेंडमेंट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस ऑफ डायलॉग, इंटरैक्शन, डेमोक्रेसी के अंदर एक दूसरे से बातचीत करना नहीं टूटना चाहिए, कन्फ्रंटेशन की बात नहीं होनी चाहिए कि वो भड़का रहा है या वो भड़का रहा है, या जिनके ट्यूशन वाले हैं वो तो भड़काएंगे, चलो ठीक है, उनका बिजनेस खराब हो रहा था भड़काएंगे, उनके नए कैंडिडेट आ जाएंगे। तो जो आपने कहा है कि ये सिस्टम जो माइंड सेट है कि पास द बक, पहले तो एक जल्दी में फैसला करना, अच्छी स्कीम को बदनाम कर देना। इच्छा आपकी अच्छी है, नौकरियां आप देना चाहते हैं, आपने कहा अच्छा काम करेंगे, पर 4 साल क्यों? अब उसका एक्सप्लेनेशन दी जा रहे हैं कि 4 साल के बाद क्यों जवान हो जाएगी तो अलग नौकरी मिलेगी। वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। ये सब बाद में होगा 4 साल के बाद। 4 साल के बाद जो लड़का बच्चा वहां से निकल के आएगा, 4 साल के बाद क्या गारंटी है उसको? अब आज कह दिया कि 10% जो है वो हम BSF उसके अंदर रिजर्वेशन रखेंगे, जो 25% लोगों को ले लेंगे। तो ये सब पहले ही कहना चाहिए था ना, इसके कम से कम शांति तो होती। तो मिलिट्री को आगे मत करिए, आप डिफेंस मैकेनिज्म से बाहर सिविल लोग जो हैं, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लोग हैं, वो जिम्मेवारी लें, एक्सप्लेन करें, अच्छी चीजों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। सर, एक सवाल यहाँ पे ये है, जो आपने जिसकी तरफ इशारा शुरू में किया था, वो सवाल इस बात को लेकर ही है, क्या हिंदुस्तान की सेना के मुताल्लिक अगर कोई रिफॉर्म करना है तो उसका बेसिस पेंशन होनी चाहिए या नेशनल सिक्योरिटी, सुरक्षा होनी चाहिए? सेना कैसे मजबूत हो, सेना
ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, न कि ये कि जो तर्क आ रहा कि चूंकि पेंशन करीब और पेंशन और सैलरी मिला के 50% के आसपास डिफेंस बजट का हो जाता है, इसलिए हम सेना को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। ये तर्क सही है क्या? सेना को लेकर इस तरीके की का तर्क दिया जाना चाहिए क्या इस तर्क के आधार रिफॉर्म करना चाहिए, या आपका बुनियादी ये होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी कैसे मजबूत हो, सेना कैसे मजबूत हो? एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना खड़ा हुआ है, और हम उसके बीच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है, परंतु ये है, सोच लीजिए कि 1952 का हिंदुस्तान 2022 में नहीं हो सकता। तब आपको मैन पावर की जरूरत ज्यादा होती थी। आज टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आधार काम नौजवान करते हैं वो एक मशीन कर सकती है, एक मिसाइल कर सकती है। तो आपने ठीक कहा कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। जो पेंशन किससे है, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा थे पहले, नंबर कम होने चाहिए, इसके अंदर दो राय हो ही नहीं सकती कि नंबर को रिप्लेस करने के लिए टेक्नोलॉजी आपके पास है, पर नंबर कम करने की तरीका भी अलग से है कि ना कि आप अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें 21 साल की उम्र के अंदर। तो आपको ये देखना ये है कि पेंशन बहुत ज्यादा है, अगर आप 50% आपका बजट पेंशन और तनख्वाह के अंदर जा रहा है, उससे आप इंप्रूवमेंट कहां से करें डिफेंस को? अगर डिफेंस बजट को आप बढ़ाते हैं तो बाकी पैसा कहां से आएगा? कहीं ना कहीं से तो आएगा। ये तो कैच 22 सिचुएशन है जिसके अंदर आपको निकलना होगा। उसके नए तरीके सोचे होंगे कि मोदी जी नए तरीके से सोचने में एक्सपर्ट हैं। तो पेंशन कम होनी चाहिए, इसमें मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सैलरीज कम होनी चाहिए, पूरी तरह सहमत हूँ। परंतु डिफेंस सिस्टम जो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए ठीक है। परंतु कम करने का तरीका ये तो नहीं है कि आप या तो भर्ती बंद कर दीजिए, तो बिल्कुल एकदम टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करिए, वो कर नहीं रहे आप। आपका कॉन्फ्रंटेशन क्या है कि लोग भी रखने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए आर्मी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं बन सकता। आर्मी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। आर्मी देश की सुरक्षा के लिए लोगों को भर्ती करता है, ना कि नौकरी देने के लिए। ये फिलॉसफी गलत है कि अगर आप आर्मी के अंदर भर्ती इसलिए कर रहे हैं लोग क्योंकि उनको नौकरी देनी है, वो फिलॉसफी मेरे हिसाब से गलत है। हम आर्मी के अंदर ऐसे लोग रख रखे हैं, ऐसे जवान भर्ती कर रखे हैं जो गोली खाने के लिए सीने में तैयार हैं। कितने चाहिए इसका नंबर आप डिसाइड कर सकते हैं जी। तो आर्मी इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो उसको अगर कहेंगे हम 1,80,000 लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे। हम अपनी आर्मी के अंदर 1,80,000 जो हमारे ये जो अग्निवीर हैं, देश की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे, उनकी कमिटमेंट देश के प्रति कितनी होगी जी, वो सोचना है आपको। तो आपने जो कहा कि देश के लिए एम्प्लॉयमेंट देखना है या तनख्वाह देखनी है, पेंशन देखनी है, यस देखनी चाहिए, परंतु डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। खर्चा कम करना अगर मैन पावर के अंदर, उसकी वजह आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करना है, वो ठीक है, वो कर नहीं रहे हैं आप। तो बाकी जगह देश के बाकी खर्चे इतने सारे हो रहे हैं, आप वहां देखिए ना। आर्मी का खर्चा बचाना कम करना है तो कहीं और से बचा करके आर्मी पर खर्च करिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर। आप हर जगह बाकी बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपने इसने स्टार्टअप खर्च खड़े कर दिए, उनके टैक्स माफ कर दिए। स्टॉक एक्सचेंज पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगाते, आप 15% पे तनख्वाह, लोग स्टॉक बेचे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अब लॉस हो रहा है तो लॉस में भी प्रॉफिट बना रहे हैं लोग, क्योंकि वो इनकम लॉस दिखाएंगे अपनी, इनकम टैक्स मिल जाएगी उनको। तो ये जो माइंड सेट है कि हमने मार्केट ड्रिवन जो सिस्टम है, प्रॉफिट ड्रिवन जो सिस्टम है, बैलेंस शीट ड्रिवन जो सिस्टम है, वो आप आर्मी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई करिए पैसा कहीं और से ला करके आर्मी के ऊपर लगाइए, वहां खर्चे कम करिए जहां पर नहीं है जी। जैसे कि आपने कहा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो सरकार का साइज कम करिए, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कम करिए, अफसर कम करिए। आपके अफसरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपने अफसरों के लिए नई दिल्ली के अंदर 6,000 करोड़ रुपए मकान बनाने पे खर्च कर दिए। हर सेक्रेटरी के लिए 6 बेडरूम के नहीं बनाने का काम शुरू कर दिए। क्या जरूरत है उनके अंदर? आधी दिल्ली आपने गिरा कर उसके अंदर मकान बनाए जा रहे हैं। सब एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। वहां क्यों खर्चे नहीं करते आप कम? वो खर्चे जहाँ फालतू हो रहे हैं उनको कम करके उसको डिफेंस के अंदर लगाइए, इक्विपमेंट के ऊपर लगाइए, और टेम्पररी जवान भर्ती में मत करिए। 4 साल के बाद वो लड़का जो है एकदम सड़क पे आएगा। आप कितने उधार कर ले, सारे के सारे 100% नहीं होंगे, जो बच जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? तो टेन्योर बढ़ना चाहिए। पहले 35 साल का तो आप 30 साल कर दीजिए। आपने एक बात कही, आपने ये कहा कि बैलेंस शीट ड्रिवन या मार्केट ड्रिवन। क्या ये सरकार वाकई मार्केट ड्रिवन है? अगर मार्केट ड्रिवन होती या बैलेंस शीट ड्रिवन होती तो जो इकोनॉमी की जो हालत है इस वक्त, जो हम, और जिस तरीके से प्राइस राइज बढ़ी हुई है, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ, जिसका जिक्र आपने भी किया है, और 15 से 19 साल के बीच में 50% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और 21 से 24 साल के बीच में 38% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और बिहार जैसे इलाकों में 78% जैसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन युवा तबके के अंतर्गत। अगर ऐसा है
तो इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए ना, फिर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, वो तो दिखाई नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये है कि या तो प्रॉब्लम इनकी थिंकिंग में है, या फिर इनके पास ऐसे टैलेंटेड लोग नहीं जिसकी वजह से इकोनॉमी भी बेहतर कर लेते और जो आपकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आर्मी को भी ठीक कर लेते। नहीं, आपने जो कहा पहले सवाल में, मैं इंदिरा गांधी का फ्रेज करूंगा कि जो प्राइस राइज होती थी उस जमाने के अंदर, कहते ग्लोबल फिनोमिना है। तो उसको कहा जाता था बारिश भी होगी तो ग्लोबल फिनोमिना है। तो इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, देखा आपने अमेरिका का इन्फ्लेशन कितना हो गया है? आपने स्टडी किया होगा, इंडिया से ज्यादा है। अगर आप वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो बात ठीक है, उनकी एम्प्लॉयमेंट वहाँ तो 1,80,000 तनख्वाह भी उन लोगों की नौकरियां बन जाए, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाता है। इन्फ्लेशन तो है, ये तो मान के चलना पड़ेगा, चीज ग्लोबल ड्रिवन ना हो। पहली बार मैं इस मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्फ्लेशन उस वजह से हिंदुस्तान के अंदर भी बढ़ता चला जाए। परंतु कई कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं बढ़, जैसे कई चीजें आपने इंपोर्ट करनी शुरू नहीं की, पहले से एक्सपोर्ट करने अलाउ कर दी, वहाँ गलतियां पॉलिसी की हो सकती है। परंतु ग्रोथ रेट के अंदर अगर मैं डेविल एडवोकेट की बात करूं, हिंदुस्तान इज आल्सो इवन नाउ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जबकि 1.3 बिलियन लोग का यहाँ पर है। चाइना भी हमसे कम ग्रोथ है, अभी जो फिगर्स आई हैं 8% की ग्रोथ रेट बहुत हाई है। हालांकि हमारे को 15% चाहिए सर्वाइव करने के लिए, उसी लेवल पे इनकम रखने के लिए। बट हमारा बेस भी तो बहुत कमजोर था पिछले साल, बेस भी तो बहुत कमजोर था। बेस कमजोर था, फिर भी उस बेस के अंदर 8% का बेस, तो आप मान के चाइना का भी बेस था ना, उसी हिसाब से तो देखिए आप उसको। अमेरिका है, ये है 8% ग्रोथ रेट कम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ 15% चाहिए आपको ग्रोथ, नेट ग्रोथ, रियल ग्रोथ के लिए। अभी आपका 8% है, इसका नेगेटिव है, इसका वैल्यू कम होती चली जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है क्योंकि कैपिटल गुड्स, कैपिटल इंसेंटिव प्रोजेक्ट आप ज्यादा से ज्यादा लिए जा रहे हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, स्टार्टअप्स हैं, जितने सेक्टर, जितने सर्विस सेक्टर हैं, जी सिविल एविएशन है, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो कैपिटल इंटेंसिव हैं, पैसा उनके अंदर लगा है। सबसे ज्यादा ग्रोथ हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर हुआ, जबकि ये डेवलपिंग सोसाइटी है। आप स्टूडेंट्स इकोनॉमी की तरह मैं भी रहा हूँ, ये पहला देश है सारी हिस्ट्री के अंदर जिसने डेवलपिंग स्टेज के अंदर जिसकी 60% इनकम सर्विसेज से आती है। यानी कि आपने इकोनॉमी इस तरह से खोल दी जिसमें फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर से आया वो भी जीडीपी में जुड़ जाता है, सब मिला करके। और हमारी एग्रीकल्चर इनकम जिसके अंदर लोग 60% अभी भी निर्भर करते हैं, उसकी 15% जीडीपी हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग जिसके ऊपर अभी भी, उसके पहले होता क्या कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए। हमारे सबसे ज्यादा कमजोरी ये रही है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ गया है, जहां एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हो सकती थी, जहां पर नौकरियां लोगों को मिल सकती थी, क्योंकि आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। यहाँ पर आप कह रहे हैं मेड इन इंडिया, मेड इंडिया फॉर, मेड फॉर द वर्ल्ड, वो नारा जरूर लगा, परंतु हमारे यहाँ लोअर लेवल, मिडिल लेवल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, उन सबको ऑलमोस्ट कोई एमएससी जिसको बोलते हैं, नितिन गडकरी उसे लिए पीछे देखते थे, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो मार्केट ड्रिवन वानी है कि हमने फ्री छोड़ दिया है कि हम जो भी आएगा। स्टार्टअप क्या चीज है? स्टार्टअप 50% स्टार्टअप बंद हो गए। तो ये है कि आपने इतनी कंसेशन दे दी उनको कि बड़े बड़े जो अमेरिका से पढ़ के बच्चे लोग आए हैं, जी आए हैं, उनको चीप लोन दे दिया आपने, उनके सारे टैक्स माफ कर दिए, 3 साल की छुट्टी दे दी, तो लोग क्विक मनी जो मेंटालिटी चली है उसके ऊपर लगने शुरू हो गए। तो आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ नहीं किया। आपको लगा कि हम सर्विसेज, कई बार जो है सेल्स लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इनको लगता था कि जैसे जैसे सर्विस सेक्टर बढ़ेगा उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पैसा लोगों के हाथ में आएगा, तो डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ेगा। वो सब हुआ नहीं, रिवर्स मॉडल इकोनॉमिक्स का होता चला गया। परंतु अभी भी देख करके चले, अनएम्प्लॉयमेंट है यस, इन्फ्लेशन है यस, देश के अंदर अशांति है यस, पर ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी भी देश के अंदर है। आपका डेफिसिट जो है अभी भी 3.3% मॉडल में उसको मानता नहीं हूँ, अब 6% पे पहुंच गया क्योंकि उन्होंने खर्च करना शुरू किया जैसे पेंडेमिक में। अब 3 साल के पेंडेमिक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग बंद हो गया था। जी जी। तो 3 साल का जो इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है अब दिखाई दे रहा है। 2 साल के बाद इम्पैक्ट जो पहले बंद हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, वो अब इस लेवल पे आ रही हैं। तो जो पिछला गैप है उसकी वजह से इनकम कम होना, लोग चले गए घरों में, वापस आ रहे हैं गांव छोड़ छाड़ करके। अब देखिए लोगों के जहाँ दिल्ली के अंदर देखिए डोमेस्टिक हेल्प आपको अवेलेबल नहीं है, अगर आप देखें तो। इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, परंतु जो कैपिटल से की सरकार की तरफ से सड़कें बनाई जा रही है। सड़कें एक ऐसी चीज है जो लेबर इंटेंसिव है जी, सबसे ज्यादा काम सड़कों के ऊपर हुआ और लेबर इंटेंसिव है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। परंतु ऐसी कोई स्कीम नहीं निकली है जिसके अंदर भारत के अंदर के हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान का मेंटालिटी ये है कि सरकार में नौकरी मिल गई तो एक तनख्वाह ऊपर की, एक नीचे की।
ये मेंटालिटी जब इस देश से कम नहीं होती कि टेबल नीचे की तनख्वाह जो है उसके चक्कर में नंबर वन दो नंबर की तनख्वाह चाहिए। हाँ, मैं ऊपर नीचे इसलिए कह रहा हूँ, टेबल के अंडर टेबल के, क्योंकि टेबल नहीं होती ना, इसलिए जो टेबल के बिना काम करते हैं वो पैसा ज्यादा बनाते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि सरकार को एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर उचित नौकरियां, अच्छी नौकरियां क्रिएट करने के लिए, हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है जी वो लेट डाउन भी किया, वो क्यों नहीं मानते आप? इसको मानिए कि हमारा प्राइवेट सेक्टर ने सरकार से सारे कंसेशन ले लिए, अपनी उनकी कैपिटल वैल्यूएशन बढ़ती चली गई, परंतु जितनी वैल्यूएशन उनकी बढ़ी, जितने उनके प्रॉफिट बढ़े, क्या उस मात्रा में उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की कि नहीं? ये सवाल उठने वाला है। बिल्कुल कि भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर ने हिंदुस्तान को लेट डाउन किया प्रॉफिट के चक्कर में। अब मेरा एक दूसरा सवाल है जो मैंने शुरुआत में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी कोई बड़ी योजना का ऐलान करते हैं, वो योजना उसके बारे में कहा ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है। आप देखिए डिमोनेटाइजेशन के समय में भी यही बात कही गई, यही बात जीएसटी के समय में भी कही गई है, भाई लॉकडाउन के समय में भी कही गई, बहुत सारी चीजों में यही बात कही, किसानों जब फॉर्मूलाज आया तब भी कही गई, लेकिन जैसे ही ये चीजें आती हैं डिसरप्ट कर देती है और ऐसा लगता है जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, जो स्टेक होल्डर्स उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता और वो लोग उस योजना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं या उसका बहुत बड़ा नुकसान देश को भुगतना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या सरकार की जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है या जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जो तैयारी है, क्या उसमें फॉल्ट है, या फिर यह कि सब कुछ पीएमओ के थ्रू होता है इसलिए कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस नहीं होता उसमें? देखो जी, आप पीएमओ जो भी उसकी करिए, हर देश के अंदर नेता जो है उसका व्यवहार, उसका कंडक्ट, उसका सोचना प्रोपोर्शनेटली लिंक्ड है उसकी पॉपुलैरिटी से, उसकी वोट कैचिंग डिवाइस। जिस देश का नेता सबसे पावरफुल होता है, जो जिसकी वजह से वो पार्टी जीतती है, उसका सोचने का कि मैंने जिताई है तो मेरी सोच सबसे अच्छी है क्योंकि लोगों ने मेरे को वोट दिया है। अब जॉनसन जो है उसकी अपनी पार्टी खिलाफ हो गई क्योंकि लगा ये आदमी तो लाइबिलिटी होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए बाइडेन की पॉपुलैरिटी अब बढ़ती चली जा रही है। उससे पहले ट्रम्प कितना पावरफुल था, उसके बाद नीचे चला गया। तो मेरे को लगता है जो आप कहना चाहते हैं पीएमओ की हर चीज जो है, आजकल ये बात सच है कि कंसंट्रेशन में पावर एक स्टैंड पर है कि उनको लगता है मोदी जी को कि जो उनकी स्पीड काम करने की है बाकी मंत्रालयों की उतनी स्पीड नहीं है। तो जो चाहते हैं कि मैंने फाइल यहाँ से भेजी साइन करने के लिए या डिसीजन मेकिंग करने के लिए किसी एक मंत्री के पास, वो तभी आ जानी चाहिए, एकदम वो आती नहीं है, इसलिए मेरे को अपने आप फैसला करना पड़ता है और माध्यम से कैबिनेट के लाना पड़ता है। कैबिनेट में कई बार उनके यहाँ नहीं बनते होंगे, हो सकता है वहां से बन के मंत्रियों के पास जाते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, परंतु सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये हक है क्योंकि दोनों बार पार्टियां उनकी वजह से जीत करके आई है। उनकी एक सोचने की दिशा है, उनका एक नीति है, उनका एक सपना है जो अपने आप देखते हैं, उनका एक मिशन है जिसको बार बार मोदी ये प्रयोग करते हैं वर्ड का, मैं मिशन मोड में हर काम करूंगा। तो मिशन मोड का मतलब जल्दी से जल्दी करूंगा, उसकी वजह से वो फैसला जल्दी में करते हैं। परंतु आप देखिए, आप पेंडेमिक की बात कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, आप जो फिगर्स के बारे में कर सकते हैं, हिंदुस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर अपनी वैक्सीन डेवलप की, ये तो सच है, और हमने लगा दी 200 करोड़ की वैक्सीन अभी तक, और परसेंटेज ऑफ डेथ रेट एज कंपेयर टू पॉपुलेशन बहुत कम है, अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है, दूसरी बात ये हमने दूसरे देशों की पेंडेमिक दी, जब तक पेंडेमिक का हैंडल है उसमें हो सकता है कितने लोग मरे, 5 लाख मिले, 40 लाख मरे, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कि आंकड़े छुपाए नहीं जा सकते। असेसमेंट है, मॉडल है कि मैंने इतने पहले मरे थे, इतने बाद में मरे थे, उसकी वजह से कई कारण। आज भी देश के अंदर हार्ट अटैक से ज्यादा लोग मरते हैं जितने कोरोना से मरे, टीबी से ज्यादा लोग मरते हैं। तो उन दिनों में क्या हुआ, तो पेंडेमिक के ऊपर मैं जब कहूंगा कि उसके अंदर तो भारत की सक्सेस बाकी देशों से अच्छी है, उसके ऊपर आप कुछ कह सकते। अभी बाकी देशों में क्या देख रहे हैं, अभी तक कई जगह पे तो चाइना में अभी तक भी लॉकआउट लगा हुआ है, हांगकांग में अभी तक लॉकआउट लगा हुआ है, कई देशों ने वीजा खोला नहीं है। तो वी आर बेटर प्लेस दैट वे। परंतु आपका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर के यहाँ फैसला, और ये बात सच है, वही होता है सब कुछ। जो अगर उनको क्रेडिट भी लेना है तो उसके डिस्क्रेडिट वो भी उन्हीं को मिलना चाहिए, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। परंतु जब हमारे पास ये है कि सोचने वाला आदमी आगे जो बैठा है वो उसको जल्दी में, अब वो अपने हिसाब से काम करते हैं। डिमोनेटाइजेशन जो उन्होंने प्लान किया था उसमें कहा था कि ब्लैक मनी कम हो जाएगी, टेररिज्म का कम हो जाएगा, वो सब अचीव नहीं हुआ, ये बात सच है। पर जीएसटी से थोड़ा बहुत फायदा तो हुआ ना, 90% जीएसटी सक्सेसफुल है। 10 आज की डेट में 8-9 साल के बाद जीएसटी 80% 70% सक्सेसफुल है। चोरी टैक्स की थोड़ी कम हुई है। अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? 1,40,000 करोड़ पर हर महीने जीएसटी कलेक्शन हो रहा है पिछले 4 महीने से। इसका कहना कि प्रोडक्शन हो रही है, कहीं ना कहीं लोग खरीदे जा रहे हैं, तभी तो जीएसटी आ रहा है।
जी। तो उस फिगर को आप नेगेटिव रूप से तो नहीं देख सकते ना। 1,40,000 रिकॉर्ड है और 3 में से आ रहा है। पिछले साल नहीं आया क्योंकि जीएसटी था। अगर 1,40,000 करोड़ जीएसटी आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस तरफ ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यूज हो रहे हैं। जी। एक कारण उसका ये भी डिस्काउंट करना पड़ेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है कीमत के ऊपर। कीमतें बढ़ गई, उसकी वजह से भी टैक्स बढ़ा होगा। जी जी। कि पहले 10 रुपए की जो चीज आती थी उसके ऊपर 3 रुपए टैक्स लगता था, अब 12 रुपए की आती है तो 3.5 रुपए टैक्स लगेगा। तो उसकी वजह से भी टैक्स बढ़ा होगा, परंतु प्रोपोर्शनेटली इन्फ्लेशन और टैक्स के वैल्यू में इनकी काफी फर्क है, इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। सर सॉरी मैं आपको बीच बीच में टोक रहा हूँ क्योंकि अब हमारा जूम के हिसाब से समय बहुत कम बचा है, हमारे पास 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है। एक पिछले दिनों जिस तरीके से अलग सवाल पूछता हूँ, राहुल गांधी से जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, 3 दिन लगातार पूछताछ 10-10 घंटे के आसपास हुई और उसके बाद अब फिर सोमवार को उनको बुलाया गया है। इस पर आपको क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल फैसला है कि कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में, लिहाजा यही समय है जब आप कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से आप ध्वस्त कर सकते हैं, या इसके पीछे कोई और योजना है? देखिए, पहले ये आरोप कि खाली ऑपोजिशन लीडर्स को किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सच्चाई तो दिखाई देती है, क्योंकि बाकी बीजेपी कड़ी नेता कि यार दूसरे किस्म के नेता के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। पर राहुल गांधी को 8-8 घंटे रोज बुला करके उसका एक्सप्रेशन क्या दिया, मैं पहले एक्सप्रेशन दिया फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि वो उनको आजकल सिस्टम ये है कि वीडियोग्राफी बनानी पड़ती है और स्टेटमेंट को खुद लिखना पड़ता है आपने अपने हाथ से। तो अगर आपने 100 सवाल पूछ लिया, आप भी हो या मैं भी हूँ, मेरे से 50 सवाल आपने लिख दिए, उसका मैं आंसर लिखना शुरू करूँ, एग्जामिनेशन पेपर में 3 घंटे मिलती है कि नहीं अपने को 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जी। तो अगर उनसे 10 क्वेश्चन लेने तो 6 घंटे हो गए। तो अगर आप टेक्निकली चलें, लॉजिकली चले, अगर उनको बुलाया गया, उनके सामने 100 सवाल हैं, तो आप हिसाब लगा लीजिए, अगर एग्जामिनेशन के अंदर आपको 3 घंटे मिलते हैं 10 सवालों के लिए, तो 100 सवालों के लिए कितने घंटे चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने घंटे चाहिए नहीं चाहिए कम से कम। जी, हाँ। तो पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है कि नेशनल केस जो है केस रजिस्टर्ड हुआ है, कोर्ट के अंदर एक रिमार्क्स दिए गए उनके खिलाफ, लिखा गया का ये हाईकोर्ट के अंदर रिमार्क्स दिए गए हैं। तो उस कोर्ट के बहाने अगर आपको कुछ आपके पास लीगल सैंक्शन है, उनके पास लीगल सैंक्शन ये है कि कोर्ट ने एडवर्स रिमार्क्स पास किए, पैसा इसमें ट्रांसफर हुआ ये नहीं हुआ, परंतु ये पॉलिटिकली करेक्ट लगता नहीं है मेरे को। आपको लीगली करेक्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्ट हो, मैं उसके ऊपर नहीं जानना चाहता कि सब जुडिस मैटर है, परंतु मेरे को लगता है कि कई बार ये होता है कि आप अपने दुश्मन को बार बार चिल्लाते रहेंगे, वो पॉपुलर हो जाएगा। राहुल गांधी कोई भी चाहता हो, मेरे को लगता है कि वो अभी इतने परिपक्व नेता नहीं हुए, परंतु जिस तरह से इंदिरा गांधी को एक दिन जेल में डाला था 1980 के अंदर 350 सीटें लेके आ गई, राहुल गांधी को बार बार 200 चैनल पिछले 3 दिन से दिखा रहे हैं, आज कल रहेंगे, पिछले तो कभी उनको 20 साल में नहीं मिलेगा पब्लिसिटी। तो राहुल गांधी की दृष्टि से, मैं अगर राहुल गांधी होता, बीजेपी से अच्छा दोस्त मेरा कोई नहीं है कि मेरे को कम से कम अवॉइड मी, इग्नोर मी, डोंट इग्नोर मी, डोंट इग्नोर मी। बट मोदी जी तो बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन माने जाते हैं ना। वो तो अगर उन्होंने कोई फैसला किया होगा तो जाहिर सी बात उनको उनका पॉलिटिकल बेनिफिट दिखाई पड़ रहा होगा, तभी उन्होंने ये फैसला किया। नहीं, ये तो आप सोच रहे हैं ना। सवाल ये कि कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरा किसको मैंने अपना नंबर 1 एनिमी डिक्लेयर करना है। एनिमी अगर मेरे को, क्योंकि कई जगह बीजेपी नंबर 1 है और कांग्रेस नंबर 2 है, तो वहां पर तीसरी पार्टी खड़ी ना हो, इसलिए राहुल गांधी को बनाए रखो वहां पर। ये उनके मैथमेटिक्स क्या काम करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, वो उसके अंदर 8 साल में अभी तक कुछ शायद सफल नहीं हुए, परंतु का ये लगा कि अगर केजरीवाल जैसा आदमी इनका रिप्लेसमेंट बन गया तो लंबे समय चलेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मेरे को लगता है कि कांग्रेस को राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी उन्होंने दिया, बेचारे भी अस्पताल में पड़ी हैं, तो जब अपने ओपोनेंट को आप ओवर एक्सपोजर करेंगे, बदनाम कितने साल तक करेंगे। मैं इतिहास के अंदर कितनी बार जाकर कहूंगा मुगलों ने हमारे देश को लूट लिया, ब्रिटिश ने लूट लिया, तो इतिहास है, आप उसके ऊपर दोबारा से वोट से ना 200 साल बाद मांग सकते हैं। हम नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी जी नेशनल लूट लिया, नहीं लूट लिया, पर नेशनल चल रहा है, अखबार नहीं बंद हो गया है, नेशनल की बिल्डिंग है, इस तरह के केस काफी है जिनको आप देख सकते हैं। परंतु जो आप कह रहे हैं पॉलिटिकली जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है, उससे नुकसान बीजेपी को होने वाला, फायदा कुछ नहीं होने वाला। उनको अकेला छोड़ दोगे तो कोई पूछेगा नहीं। अगर आप उनको रोज दिखाना चाहते हैं टीवी पे, ये आपका उद्देश्य है, क्योंकि अब इनके प्रवक्ता भी बोल नहीं पा रहे हैं कुछ, नेशनल एक ही बात कह जा रहे हैं। भाई उनके पास केस है, कोर्ट विल टेक इट्स ओन कॉल, लॉ विल टेक इट्स ओन कॉल, उसके बाद उनको सजा होनी हो जाएगी। तो ये इतना सारा इशू बनने की क्या जरूरत है। मेरे को लगता है कि जितना आप ज्यादा दिखाएंगे उनको, उससे पॉलिटिकल आपको नुकसान होगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक है, लीगली ठीक है, लॉ वाले जानेंगे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं।
प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इतनी विस्तार से आपने जिस तरीके से सेना और तमाम चीजों का आपने जो ब्यौरा दिया है, जाहिर है हमारे दर्शक इस पूरी बातचीत को सुनेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सेना को जो है वो इस तमाम विवाद से दूर रखने की जरूरत है, न कि उसको विवाद के अंदर लाने की जरूरत। क्योंकि जब आप उसको विवाद के अंदर लेकर आते हैं तो उसका जो ऑरा है न केवल कम होता है बल्कि जनता की नजर में थोड़ा संदिग्ध होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।